हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में अभी तक प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। मोर इंफॉर्मेटिव का सेंस क्या है? जैसे अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जिसको हम इक्वेशन के फॉर्म में बदलते हैं, तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन से सिर्फ हमें यह पता चल पा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेकिन अगर हम कार्बन बताएं कि कार्बन जो है वो हम कोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब के केस में हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन से स्टेट में? तो सॉलिड स्टेट में, और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। आफ्टर रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये जो स्टेट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। देखते हैं। तो हमने ये कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो हम उसके स्टेट को लिख के, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके स्टेट को भी रिप्रेजेंट करें कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस सब्सटेंस के बारे में कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या फिर एक्वस स्टेट में है। तो देखिए, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम स्टेट्स को लिखते हैं तो मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Fe आयरन, यहां पे मैंने S लिखा है प्लस H2O, यहां पे G लिखा है, और ये आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। जब हम लोग यहाँ पे स्टेट लिखते हैं तो इस केमिकल इक्वेशन में या इस रिएक्शन में ये पता चल रहा होता है कि आयरन कौन से स्टेट में रहकर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहां पे ये भी पता चलता है कि वाटर का कौन से स्टेट आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वाटर देखें तो वाटर का गैसियस स्टेट यानी वाटर स्टेम की बात करें, स्टेम आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम जनरली वाटर को रिएक्ट कराएं तो वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो गैसियस स्टेट लिख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये आयरन कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और यहां पे जब हम G लिखते हैं तो ये बता रहा है कि स्टेम के साथ आयरन अगर रिएक्ट करेगा तो वो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखें CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारा गैसेस स्टेट में है, G मैंने लिखा है, और अगर हम इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं वो भी जो है वो गैसेस स्टेट में ही है। दोनों का रिएक्शन करने के बाद ये CH3OH बना रहा है यानी मिथेनॉल बना रहा है। मिथेनॉल क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्वस है, एक्वस क्या होता है अभी आगे बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्वस है और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में, अगर ये दोनों का रिएक्शन करवाएं तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा C6H12O6। वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में होगा और O2 वो हमारा गैसेस फॉर्म में होगा। तो जिस तरीके से हम यहाँ स्टेट लिख रहे हैं वो सब्सटेंस वो उस रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट्स लिख सकते हैं। जनरली हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन में 4 ही तरह के स्टेट्स को शो करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। यहां पे मैंने लिखा हियर S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेट को, G रिप्रेजेंट कर रहा है गैसेस स्टेट को, L रिप्रेजेंट कर रहा होता है लिक्विड स्टेट को, और AQ रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्वस स्टेट को। ये एक्वस होता क्या है? एक्वस हम किसे बोलेंगे? तो अगर मेरे पास सॉल्ट है NaCl, वो तो सॉलिड है, लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ वाटर का।
यानी एक्वस का अगर हम एक रफ मीनिंग समझे तो एक्वस मींस सॉल्युबल इन वाटर। एक कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें लिक्विड प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं वो वाटर है, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट हो तो वो हमारा, सॉरी वाटर ही प्रेजेंट होना चाहिए तो वो हमारा जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर हम सॉल्ट को वाटर में डाल देते हैं तो NaCl का हमारा एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया है। क्लास 9 में भी हम लोगों ने एक्वस और नॉन एक्वस के बारे में पढ़ा था। तो वही यहाँ पे एक्वस को हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का कि हम उसके साथ उसके सिंबल्स, उसके स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करें। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं और वो रिएक्शन हमने पहले कभी नहीं देखा, विजुअलाइज कभी नहीं किया, तो हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि वो कौन से स्टेट में होगा। लेकिन अगर वो रिएक्शन हम किसी लैब में कर रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को भी विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो स्टेट्स है ये सारा हम तभी लिख पाएंगे जब हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस केमिकल रिएक्शन को विजुअलाइज किए होंगे। अगर हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि कौन सा किस स्टेट में रहेगा। जैसे हमने कोल देखा है तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, इसलिए C लिखेंगे और वहां पे सॉलिड स्टेट लिखेंगे। हमने ऑक्सीजन देखा है वो गैसेस फॉर्म में रहता है, इसलिए हम G लिखेंगे। लेकिन जिसे हमने देखा ही नहीं उसके बारे में, उसके स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारा जो भी लिखा हुआ है ये आप लोग अगर चाहिए, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखें और उसके बाद स्टेट को भी बता दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद आप तभी लिख पाइएगा उसके स्टेट को जब आप उसे लैब में उसके साथ काम कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का बेस है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने समझा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसे समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है, कॉम्बिनेशन ये जो वर्ड है इसी से पता चलता है कि कंबाइन करना। तो कैसे कंबाइन कर रहा है, कितना कंबाइन कर रहा है, इसे समझते हैं। एक ऐसा रिएक्शन, अ रिएक्शन in which two or more than two reactants combine to form a single product। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन करने पे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया था कि अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो यहाँ पे लिख दिया, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा एक, अगर हम जनरल एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एक सब्सटेंस ए होगा, अगर ये दूसरे सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट करता है और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है सी, तो इस तरह के फॉर्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो सारा एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, ए के प्लेस में हमने एक सब्सटेंस Mg लिखा, मैग्नीशियम, और अगर इसका रिएक्शन हम O2 के साथ करें जो कि हमारा ऑक्सीजन है, तो ये आफ्टर रिएक्शन फॉर्म करेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिर्फ एक, तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कार्बन प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास CaO क्विक लाइन
कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम है। क्विक लाइम को अगर हम H2O में यानी वाटर में डालते हैं तो ये बनाएगा CaOH होल 2 यानी स्लैग्ड लाइम बनाएगा। ये कॉमन नेम है। और केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ये हीट भी रिलीज करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग मार्केट से जो चूना लाते हैं, क्विक लाइम यानी चूना, उसे जब हम वाटर में डालते हैं किसी कंटेनर में, तो वो कंटेनर जो है गर्म होने लगता है। दैट मीन्स वो एनर्जी, यानी एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इससे आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, क्या कोई एक और भी रिएक्शन है कि कोई किसी और एक तरह का रिएक्शन हो सकता है जिसमें हीट इवॉल्व होता होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।